हेलो गाइस, हम आपके इग्नू के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान जो सब्जेक्ट कर रहे थे, ये आपका BHDE 106 या फिर EHD 06, ये दोनों एक ही हैं, कोड अलग अलग हैं पर ये सब्जेक्ट एक ही है ये, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो इसके 7 अध्याय तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो जितने भी अभी तक 10 सालों में पूछे गए आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 8th अध्याय है जो कि हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो इसमें हम हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के विकास पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अब आपसे हिंदी भाषा विकास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर करना है, ठीक है। यह माना जाता है कि 1000 ईसा के आसपास प्रयाग तथा काशी तक बोली जाने वाली सौरसैनी और मगधी अपभ्रंशों से ही हिंदी तथा उसके सभी रूपों का जन्म हुआ है, ठीक है। ये मान्यता है, ये ऐसा माना जाता है कि काशी, आपको पता होगा प्रयाग और काशी, ठीक है। तो प्रयाग बोलते हैं इलाहाबाद को, ठीक है। और प्रयाग और काशी के आसपास जितनी भी बोलियां बोली जाती थी, बोली जाने वाली जो बोलियां थी, जैसे सौरसैनी और मागधी अपभ्रंश, ये जो बोली थी, इसी से हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। इन्हीं बोलियों से हिंदी का जन्म हुआ है। तो ये प्रयाग आप याद रखेंगे, प्रयाग तथा काशी तक बोली जाने वाली, ठीक है। काशी बनारस को बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, प्रयाग बोलते हैं इलाहाबाद को, इलाहाबाद और काशी मतलब बनारस को, तक जो बोली जाने वाली सौरसैनी और मागधी अपभ्रंश से ही हिंदी तथा उसके सभी रूपों का विकास हुआ है, ठीक है। प्राचीन हिंदी पर प्राकृत तथा अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। ये जो प्राकृतिक हिंदी है हमारी, जो प्राचीन हिंदी है, इस पर प्राकृत और अपभ्रंश दोनों का ही प्रभाव दिखाई देता है। 16वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते हिंदी से प्राकृत अपभ्रंश के प्रभाव तो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये 16वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते, ये आप याद रखेंगे, 16वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते हिंदी से, ठीक है, हिंदी से प्राकृत अपभ्रंश के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, पर अब उसकी अपनी प्रमुख बोलियों के साथ एक ऐसा रूप भी खड़ा हो जाता है जो अरबी फारसी, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ एक नया रूप इसका सामने देखने को मिलता है जो कि अरबी फारसी की शब्दावली से युक्त है। किससे युक्त है? अरबी फारसी की शब्दावली से युक्त है। 19वीं शताब्दी में भारत की राजसत्ता में फिर परिवर्तन होता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत की राजसत्ता में फिर से परिवर्तन होता है, अंग्रेजी राज की स्थापना होती है। फिर किसकी स्थापना हो जाती है? अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाती है। 19वीं शताब्दी में भारत की राजसत्ता के परिवर्तन के कारण ही अब अंग्रेजी सामने देखने को मिलती है, अंग्रेजी राज की स्थापना हो जाती है और यहाँ से समुचित ढंग से खड़ी बोली हिंदी का विकास आरंभ होता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के बाद ही ये खड़ी बोली का विकास हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी जब आई है हमारे यहाँ, जब अंग्रेजी आई है उसके बाद ही खड़ी बोली का भी विकास हुआ है, उसी टाइम में। इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास की कहानी 1000 ईसा के आसपास शुरू होती है, ठीक है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो हिंदी की कहानी है, हिंदी के विकास की कहानी है, वो 1000 ईसा के आसपास शुरू होती है। हिंदी के इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित है, ठीक है। हिंदी के विकास को 3 पार्ट में बांटा गया है। इसमें पहला है हिंदी का आदिकाल, ठीक है। हिंदी का आदिकाल जो 1000 ईसा से 1500 ईसा तक रहा, ठीक है। हिंदी का जो आदिकाल है वो कब से कब तक रहा? हिंदी का
आदिकाल 1000 ईसा से 1500 ईसा तक रहा। दूसरा है हिंदी का मध्यकाल, ठीक है। अब हिंदी का मध्यकाल 1500 ईसा से 1800 ईसा तक रहा, ठीक है। हिंदी का जो मध्यकाल है 1500 ईसा से 1800 ईसा तक रहा। फिर थर्ड है हिंदी का आधुनिक काल, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। हम आधुनिक काल में हैं, तो हिंदी का जो आधुनिक काल है वो 1800 ईसा से आज तक है, ठीक है। हिंदी का जो आधुनिक काल है वो 1800 से अभी भी चल रहा है, अभी तक है, आज तक है। आदिकाल, हिंदी का आदिकाल प्रायः 1000 ईसा से 1500 ईसा तक माना जाता है, ठीक है। हिंदी का आदिकाल, ये आप इस फॉर्म में आप याद, ये फॉर्म जरूर आप लिख देना, ये जो लिखा हुआ है ना, इस तरह से एग्जाम में बना देना, ठीक है। ताकि आपको हाईलाइट करके इसको बनाओगे ना तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह इसको बना देना, ठीक है, ड्रॉ कर देना। तो हिंदी का आदिकाल प्रायः 1000 ईसा से 1500 ईसा तक माना जाता है। राजनैतिक दृष्टि से यह आंशिक अशांत एवं उथल पुथल का युग था, ठीक है। राजनीतिक की अगर हम दृष्टि से बात करें तो ये अशांत और उथल पुथल का टाइम था, अशांत उथल पुथल का युग था। इस काल में भाषा प्राचीन रूप से नवीन रूप में संक्रमण कर रही थी, ठीक है। क्यों ये उथल पुथल का टाइम था? क्योंकि इसमें जो भाषा थी वो भाषा प्राचीन रूप से, ठीक है, प्राचीन रूप से नवीन रूप में आ रही थी, पुराने से नए में आ रही थी, ठीक है। तो पुराने से नए में आने में किसी भी चीज को चेंजेस में टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये उथल पुथल का टाइम बताया गया है। और एक ओर से यह उत्तर अपभ्रंश के रूपों को छोड़ रही थी, ठीक है। और ये जो पहले उत्तर अपभ्रंश के रूप थे, इन्हें वो छोड़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ हिंदी के प्रारंभिक रूप को अपना रही थी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हिंदी की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ये उत्तर अपभ्रंश को छोड़ती जा रही थी और दूसरी तरफ हिंदी के प्रारंभिक रूप को अपना रही थी। इस काल की अध्ययन सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई, ठीक है, क्योंकि हिंदी का स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग में अध्ययन सामग्री भी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो पढ़ने लिखने की जो किताबें भी ज्यादा नहीं थी इसमें, तो कह रहे हैं कि इस काल में अध्ययन सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई। जो प्राप्त है वह भी असंदिग्ध नहीं है, ठीक है। जो प्राप्त है भी वो भी किस तरह से नहीं है, असंदिग्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सिद्धों, नाथों, जैनियों के जो धार्मिक साहित्य थे, ठीक है, सिद्धों, नाथों और जैनियों के जो धार्मिक साहित्य हैं, चरणों की वीर गाथाएं तथा नीति और श्रृंगार के मुक्त काव्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये उस टाइम इनके सिद्धों के, नाथों के और जैनियों के जो धार्मिक साहित्य हैं, इनके चरणों की वीर गाथाएं तथा नीति के श्रृंगार के मुक्त काव्य जो थे वो प्राप्त होते हैं। इस सामग्री का विश्लेषण करने पर इस काल की भाषा के दो रूप मिलते हैं, ठीक है। इस टाइम जब इसका विश्लेषण किया गया तो ये दो रूप निकलकर सामने आए। वो दो रूप क्या क्या थे? पहला था परवर्ती अपभ्रंश या अपहट्ट, ठीक है। परवर्ती मतलब कुछ जो चेंजेस हो रहे थे, अपभ्रंश में जो कुछ चेंजेस होके सामने आ रही थी। अपहट्ट का दूसरा मिश्रित रूप सिंधों, जैनियों तथा नाथों के धार्मिक साहित्यों में प्राप्त होता है, ठीक है। जो ये सिद्धों, जैनियों और नाथों के जो धार्मिक साहित्य थे, इनसे इसका मिश्रित रूप, मिला जुला रूप सामने आया है। इसमें अपहट्ट भाषा की अपेक्षा भाषा का ऐसा रूप मिलता है जो तत्कालीन जनभाषा का है, ठीक है। कैसा रूप निकलकर सामने आया है? जो कि तत्कालीन जनभाषा का रूप है। जैसे गोरखनाथ के छंदों की भाषा हिंदी के अधिक निकट है, ठीक है। जो गोरखनाथ थे, गोरखनाथ ने जो छंद लिखे हैं, उनके छंदों की जो हिंदी की भाषा है वो काफी निकट है, काफी करीब है।
सिंधों की रचना में बोलियों के शब्द मिलते हैं, और जो सिंधों की रचना है उनमें बोलियों के शब्द मिलते हैं। इन रचनाओं के विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक प्रयोग तथा शब्दों के रूपों से स्पष्ट होता है कि इनकी भाषा सौर सैनी प्रसूत पश्चिमी हिंदी का प्राचीन रूप है। ठीक है, इससे क्या सामने आया है, क्या समझ में आता है इससे, कि इन रचनाओं से पता चलता है, इन रचनाओं के विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक प्रयोग तथा शब्दों के रूपों से स्पष्ट होता है, पता चलता है कि इनकी भाषा सौर सैनी प्रसूत पश्चिमी हिंदी का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सिंधों का संबंध गुजरात और ब्रज से लेकर बिहार तक रहा है। ठीक है, सिंधों का जो संबंध है वो कहाँ तक रहा है, गुजरात ब्रज, ब्रज मतलब जो मथुरा में है। ठीक है, गुजरात ब्रज और मथुरा से लेकर बिहार तक रहा है। दूसरा इसमें बात करें देसी भाषा, दूसरा अब आ जाता है सामने आपके देसी भाषा। देसी भाषा के कई स्तर प्राप्त होते हैं। ठीक है, देसी भाषा के कई स्तर प्राप्त होते हैं। एक तो पुरानी हिंदी, एक तो इसका स्तर क्या है, पुरानी हिंदी से अथवा हिंदवी का है। ठीक है, हिंदवी का है, जिसमें फारसी शब्दों का अधिक है। ठीक है, जिसमें फारसी शब्द ज्यादा हैं, फारसी शब्दों का अधिक है। यह भाषा खड़ी बोली के अधिक निकट है। ठीक है, और ये भाषा किसके अधिक निकट है, ये खड़ी बोली के अधिक निकट है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में इसका प्रयोग किया है। ठीक है, और जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और फुटकर पद इसी भाषा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो अमीर खुसरो की जो इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे पहेलिया, मुकरिया और फुटकर हैं, ये खड़ी बोली में लिखी गई हैं। इस काल की भाषा में दो ऐसे अन्य भाषा रूप मिलते हैं। ठीक है, इस काल की भाषा में दो और रूप मिलते हैं, जिन्हें डिंगल और पिंगल कहा जाता है। ठीक है, दो रूप और सामने आए हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको डिंगल और पिंगल कहा जाता है। स्थानीय भाषा एवं मध्य प्रदेश अथवा ब्रज भूमि की भाषा के मिश्रित रूप का नाम पिंगल है। ठीक है, कहाँ का नाम पिंगल है, स्थानीय भाषा एवं मध्य प्रदेश अथवा ब्रज भूमि की जो भाषा है उसके मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। पिंगल उस समय साहित्य के प्रयुक्त होने वाला मुख्य भाषा रूप है। ठीक है, उस टाइम जो पिंगल भाषा थी, उस टाइम साहित्य में इसका यूज हुआ करता था। ठीक है, साहित्य में यूज होने वाली मुख्य भाषा थी उस टाइम ये। उत्तर अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप से भाषा का साहित्यिक रूप राजस्थान में प्रचलित था। ठीक है, जो उत्तर अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिला जुला रूप था, वो साहित्यिक के लिए राजस्थान में प्रचलित था, जो डिंगल कहलाता था। ठीक है, डिंगल किसको कहते थे, जो उत्तर अपभ्रंश और राजस्थानी का मिला जुला रूप था, मिश्रित रूप था, उसको डिंगल कहा जाता था, और ये राजस्थान में यूज होती थी साहित्य के लिए। ठीक है, नागर अपभ्रंश से प्रभावित डिंगल भाषा में चारणों द्वारा लिखित वीर गाथाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अब आप याद रखेंगे जो डिंगल है इसमें वीर गाथाएं लिखी गई हैं, और वीर गाथाएं राजस्थान की हैं। ठीक है, जो वीर गाथाओं का नाम आया तो वीर गाथाएं कहाँ की हैं, ये राजस्थान की हैं। तो नागर अपभ्रंश से प्रभावित डिंगल भाषा में जो चारणों द्वारा लिखित वीर गाथाएं हैं, वो वीर गाथाएं इसमें डिंगल में लिखी गई हैं। और वीर गाथा का जहां भी नाम आता है तो वहां आप राजस्थान याद कर लीजिएगा कि वीर गाथाएं का संबंध राजस्थान से है। ठीक है, फिर पृथ्वीराज रासो, रणमल्ला छंद इत्यादि डिंगल भाषा के काव्य माने जाते हैं। ठीक है, फिर ये पृथ्वीराज रासो और जो रणमल है, ये छंद भी किसके माने जाते हैं, ये भी डिंगल भाषा में ही लिखे हुए काव्य हैं।
इस काल में प्रमुख रचनाएं, इस काल की जो प्रमुख रचनाएं थी वो क्या क्या थी, आप देख लीजिए। चंद्रबरदाई, ठीक है, इस काल की प्रमुख रचनाएं थी चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। इनका लिखा हुआ जो पृथ्वीराज रासो है। नरपत नाल्हा, जो नरपत नाल्हा थे, इनकी कृत बीरन देव, ठीक है, बीसल देव, इनकी बीसल देव रासो इन्होंने लिखा है। बीसल देव रासो किसने लिखा है, नरपत नाल्हा, ठीक है, नरपत नाल्हा ने बीसल देव रासो लिखा है। जगनिक कृति आल्हा खंड, जगनिक कृति जो है ये आल्हा खंड है। इसके अतिरिक्त इस काल में गोरखनाथ एवं अन्य सिद्धों द्वारा नाथों की रचना की गई है, ठीक है, गोरखनाथ और दूसरे जो सिद्ध हैं उन्होंने भी नाथों की रचना की है। ख्वाजा बंदा नेवाज, ठीक है, ख्वाजा बंदा नेवाज, ख्वाजा मसूद खुसरो, ठीक है, ख्वाजा मसूद खुसरो और विद्यापति की मैथिली में लिखी गई रचनाएं इस काव्य की प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल की प्रमाणिक लिखित सामग्री बहुत कम मात्रा में मिलती है, ठीक है, इस काल में जो प्रमाणिक लिखित सामग्री है वो कम मात्रा में मिलती है। जो लिखित रचनाएं उपलब्ध होती हैं वे प्रायः संदिग्ध हैं। अतः इस काल में भाषा का पूर्ण आधिकारिक परिचय प्राप्त कर सकना संभव नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग थी हिंदी की, इसलिए इसका आधिकारिक परिचय प्राप्त कर पाना यहाँ पर संभव नहीं था। अब बात करते हैं दूसरा मध्यकाल की, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी में क्या हुआ। मध्यकाल में हिंदी के विकास का मध्यकाल प्रायः 1500 ईसा से 1800 ईसा तक माना जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल राजनैतिक उथल पुथल का युग था। भाषा विकास के लिए केवल चारणों की विरोक्तियों में ही अवसर मिला, ठीक है। तो ये टाइम जो था मध्यकाल का, ये भी राजनीतिक के लिए उथल पुथल का टाइम था। और मध्यकालीन हिंदी का जो विकास हुआ 1500 ईसा से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। और इसमें कतिपय वीर एवं श्रृंगार की रचनाओं के अलावा विविध मानवीय भावों की अवतारणा उसमें नहीं हो सकी, ठीक है। इसमें क्या है, कतिपय वीर और श्रृंगार, ये शब्द आप याद रखेंगे। कतिपय वीर एवं श्रृंगार की रचनाओं के अलावा विविध मानवीय भावों की अवतारणा उसमें नहीं हो सकी। फलतः हिंदी भाषा का बहुमुखी विकास नहीं हो सका, ठीक है। और यही कारण है कि हिंदी भाषा का बहुमुखी विकास नहीं हुआ, हिंदी भाषा चारों तरफ से विकसित नहीं हो पाई। किंतु हिंदी साहित्य का मध्यकाल मुगलों का शासनकाल था, लेकिन हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल था ये मुगलों का शासनकाल था। इस समय देश में राजनैतिक स्थिरता, व्यवस्था एवं शांति का वातावरण था, ठीक है। ये जो मध्यकाल था हिंदी का, ये राजनीतिक दृष्टि से ठीक था, राजनीतिक स्थिरता थी, इसमें व्यवस्था थी और शांति का वातावरण था। परिणाम स्वरूप देसी भाषाओं को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ और यही कारण है कि देश में देसी भाषाएं थीं, उनके विकास को अवसर मिला। इस काल में मुख्य रूप से पद्यात्मक साहित्य का सृजन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर किस तरह के साहित्य का सृजन हुआ, ये पद्यात्मक साहित्य का सृजन हुआ। काव्य ग्रंथों की टीकाओं के रूप में कुछ गद्यात्मक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। टीकाओं के रूप में कुछ रचनाएं मिली हैं। इस काल में पंडितों के बीच में संस्कृत को ही अधिक सम्मान मिला था, ठीक है। मध्यकाल में भी जो पंडित थे उनके बीच में संस्कृत को ही ज्यादा सम्मान दिया गया है, ज्यादा सम्मान मिला है। किंतु सामान्य जन थे, सामान्य जन के बीच में
भाषा बहुत लोकप्रिय हो रही थी। ठीक है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में लोग संस्कृत ना बोलकर हिंदी का प्रयोग किया करते थे, तो इसलिए जो सामान्य जन थे उनके बीच में ये भाषा बहुत ही प्रचलित हो रही थी, लोकप्रिय हो रही थी। इसलिए उस समय के अधिकांश कवियों ने भाषा में ही काव्य रचना की। ठीक है, इसलिए उस टाइम के जो कवि थे उन्होंने इसी भाषा में काव्य रचना की। इस काल के साहित्य में ब्रज एवं अवधी दो मुख्य भाषाओं का प्रयोग हुआ। ठीक है, इस टाइम में जो साहित्य में यूज हुई हैं ये ब्रज और अवधी का यूज ज्यादा किया गया है। मुख्य रूप से ब्रज भाषा का संबंध सौर सैनिक प्राकृत के अपभ्रंश रूप से है। ठीक है, ब्रज भाषा का संबंध किससे है? ब्रज भाषा का संबंध सौर सैनिक प्राकृत के अपभ्रंश से है, जबकि अवधी का संबंध, ठीक है, जबकि अवधी का संबंध अर्ध मागधी प्राकृत के अपभ्रंश रूप से है। ठीक है, जबकि अवधी का संबंध किससे है? अवधी का संबंध अर्ध मागधी प्राकृत अपभ्रंश से है। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र के पश्चिम में ब्रज एवं पूर्व क्षेत्र में अवधी विकसित हुई। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे, पश्चिम में तो कौन सी भाषा का विकास हो रहा था? ब्रज हिंदी का हो रहा था, और पूर्व में अवधी का हो रहा था। ठीक है, हिंदी साहित्य के माध्यम में धार्मिक साहित्य अधिक लिखा गया। ठीक है, हिंदी साहित्य के माध्यम में धार्मिक साहित्य जो है वो ज्यादा लिखे गए, जो ब्रज एवं अवधी में है। ठीक है, जो कि ब्रज और अवधी में है। सूफी कवियों ने अपने मतों के प्रचारार्थ ठेठ अवधी में अपने काव्य लिखे हैं। ठीक है, जो सूफी कवि थे, सूफी कवियों ने बिल्कुल ठेठ अवधी में अपने काव्य लिखे हैं। ठीक है, कुतबन, मंझन, जायसी एवं राम भक्त कवि तुलसीदास ने अवधी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अवधी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? आप एक दो नाम याद रखना, जैसे तुलसीदास आपको याद रह जाएगा, जायसी आपको याद रह जाएगा, राम भक्त तुलसीदास जो थे। ठीक है, कुतबन और मंझन, जिनके भी नाम आपको इजली याद रह जाए। अवधी को साहित्यिक भाषा की ऊंची प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य तुलसीदास ने किया। आप देखिए यहाँ तुलसीदास का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तुलसीदास ने जो अवधी को साहित्य भाषा की ऊंचाइयों पर इन्होंने पहुंचाने का काम किया है। किसने? तुलसीदास ने। ठीक है, इस समय की सर्वाधिक रचनाएं ब्रज भाषा में थीं। ठीक है, उस समय की सबसे ज्यादा रचनाएं किसमें थी? ब्रज भाषा में। सबसे ज्यादा रचनाएं ब्रज भाषा में हुई हैं इस टाइम की। अवधी राम काव्य की प्रमुख भाषा थी। ठीक है, राम काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? राम काव्य की प्रमुख भाषा अवधी थी। तो सारा कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। राम काव्य आप याद रखेंगे, राम काव्य तो अवधी में लिखा गया है। ठीक है, और जो कृष्ण काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास ने समस्त धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक निष्ठ अवधी का प्रयोग किया है। ठीक है, तुलसीदास ने किसका प्रयोग किया है? अवधी का प्रयोग किया है, सभी धार्मिक दार्शनिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए। किंतु रामदास के कृष्ण काव्य की ब्रज भाषा विशुद्ध जन भाषा है। ठीक है, लेकिन जो सूरदास थे इनकी कृष्ण काव्य की भाषा जो है वो विशुद्ध जन भाषा है, जो कृष्ण भक्त कवियों के गीत संगीत से झंकृत होने के कारण मधुर व सरस है। ठीक है, जो कृष्ण भक्त हैं उनके वो जो गीत और संगीत की झंकृत, वो गीत संगीत जो कृष्ण के लिए गाते हैं, उसने उसे क्या बना दिया है? मधुर और सरस बना दिया है इस भाषा को। उपयुक्त दो रूपों के अतिरिक्त इस काल में खड़ी बोली पर आधारित दक्षिणी का रूप भी विकसित हो चला था। ठीक है, इसी टाइम में क्या था? खड़ी बोली पर आधारित दक्षिणी का भी एक रूप विकसित होने लगा था। दक्षिणी का विकास दक्षिण में हुआ।
ठीक है। दक्कनी का विकास कहाँ पर हुआ? दक्कनी का विकास दक्षिण में हुआ, क्योंकि दक्षिण विजय के उपरांत खड़ी बोली दक्षिण में चली गई थी। ठीक है, क्योंकि दक्षिण विजय के उपरांत ये जो खड़ी बोली थी वो कहाँ चली गई थी? वो दक्षिण में चली गई थी। वहां इसका विकास राज्य सत्ता के संरक्षण में हुआ। ठीक है, वहां पे इसका विकास कैसे हुआ? वहां पे इसका विकास राज्य सत्ता के संरक्षण में हुआ। यहाँ उसे मुसलमान शासकों के दरबार का आश्रय एवं मुसलमान साहित्यकारों का प्रयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ ऐसे किसका प्रयोग प्राप्त हुआ था? यहाँ मुसलमान जो शासक थे इन्होंने इसके साहित्य के रूप में इसका प्रयोग किया था। इस काल के उत्तर मध्य काल में रीतिकालीन कवियों ने रीति साहित्य का निर्माण किया। ठीक है, इस काल में ही जो उत्तर मध्य काल में रीतिकाल जो कवि थे, रीतिकाल के जो कवि थे, उन्होंने रीति साहित्य का भी निर्माण किया। उन्होंने भी अपने विचारों को वाणी देने का माध्यम ब्रज भाषा चुना। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने भी अपने विचारों को वाणी देने के लिए किसका यूज किया है? ब्रज भाषा चुनी है इन्होंने। देव बिहारी घनानंद, ठीक है, देव बिहारी और घनानंद जैसे उच्च कोट के कवियों ने इस भाषा में ही रचना करके ब्रज भाषा को महानता प्रदान की है। ठीक है, इन्होंने ही जो देव बिहारी और धनानंद जैसे उच्च कोट के कवि थे, इन्होंने ही इस भाषा में ही रचना करके ब्रज भाषा को महानता प्रदान की है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के माध्यम में हिंदी भाषा की उन्नति अवश्य हुई है। ठीक है, इसी तरह से हिंदी भाषा की उन्नति हुई है, किंतु इसमें स्थायित्व अथवा पूर्ण रूपेण स्थिरीकरण का अभाव महसूस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें स्थिरता देखने को नहीं मिली है। सिंपल सा आप याद रखिए कि इसमें इस टाइम में इसमें क्या हुआ, जो मध्यकालीन हिंदी थी इसमें स्थिरता नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा की व्याकरणहीनता की ओर अपने इतिहास में संकेत करते हुए कहा कि भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उस समय व्याकरण द्वारा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने भाषा के व्याकरण रूप पर, जो रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने भाषा के व्याकरण रूप को ठीक नहीं माना, उसको हीन माना। उन्होंने माना कि व्याकरण रूप इनका ठीक नहीं है। इसका एक अन्य आपत्ति यह भी थी कि तत्कालीन साहित्यकार अपनी रचनाओं में विदेशी शब्दों का मनगढ़ंत प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, इसका एक कारण ये भी था कि जो नए जो तत्कालीन जो साहित्यकार थे वो भी विदेशी शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, अपने मनगढ़ंत कुछ भी विदेशी शब्द को डाल दे रहे थे, इसलिए भाषा खिचड़ी सी हो जाती थी। ठीक है, इसलिए भाषा कैसी हो जाती थी? खिचड़ी सी हो जाती थी, वो ठीक नहीं रहती थी, जिससे सौंदर्य समाप्त हो जाता था और भाषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता था। विदेशी शब्दों का प्रयोग, किसी भी तरह से विदेशी शब्दों का जो प्रयोग हो रहा था उससे भाषा का सौंदर्य समाप्त हो रहा था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें आधुनिक काल। अब आधुनिक काल की बात कर लेते हैं। इस काल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के आसपास होता है। ठीक है, जो आधुनिक काल है इसका स्टार्टिंग कब से होती है? 19वीं शताब्दी के आसपास होती है और 18वीं शताब्दी के मध्य में ही अंग्रेजी ने भारत में अपने पांव स्थिर कर लिए थे। और जब 18वीं शताब्दी के मध्य में, 18वीं शताब्दी के बीच में ही इंग्लिश आ चुकी थी, अंग्रेजी आ चुकी थी भारत में। मध्यकाल के समाप्त होते होते ब्रज अवधि का साहित्यिक रूप जनभाषा से बहुत दूर हो गया था। ठीक है, जैसे जैसे मध्यकाल समाप्त हुआ, मध्यकाल के खत्म होते होते जो ब्रज और अवधि का साहित्यिक रूप था वो भी धीरे धीरे लुप्त होने लगा।
सत्ताधारी अंग्रेजी होने से ब्रज भाषा को राजश्रय नहीं मिलता था। ठीक है, क्योंकि जो सत्ता थी उस समय आपको पता होगा कि अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, सत्ताधारी का मतलब क्योंकि हमारे अंग्रेजों का शासन हो गया था, तो उस टाइम में अंग्रेजी को महत्व ज्यादा दिया जाने लगा था, इसलिए ब्रज भाषा जो थी इसको राजश्रय भी नहीं मिलता था। अतः क्रमांश ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, ब्रज भाषा का जो स्थान था उसे खड़ी बोली ने ले लिया। सबसे पहले कोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र ने प्रेम सागर और ये सब और नासिक के तो पाख्यान थे खड़ी बोली में लिखकर इस भाषा का एक आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, खड़ी बोली में लिखकर इसका भी एक आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया। आगे चलकर इंशा अल्लाह खां थे, रानी केतकी की कहानी हिंदवी में लिखी थी। जो इंशा अल्लाह खां थे इन्होंने रानी केतकी की कहानी हिंदवी में लिखी थी। आधुनिक युग में विचार प्रधान होने के कारण सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग गद्य रचना के लिए हुआ। ठीक है, आधुनिक युग के अंदर क्या हुआ, आधुनिक युग में विचार प्रधान होने के कारण सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग गद्य रचना में हुआ। इस खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो अपनी पहेलियों के लिए करते थे। ठीक है, और खड़ी बोली का ही प्रयोग अमीर खुसरो किस लिए किया करते थे, अमीर खुसरो इसका प्रयोग अपनी पहेलियों में किया करते थे। अंग्रेजों ने एक और अपनी अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो अंग्रेज थे उन्होंने तो अपनी अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर यहाँ के लोगों से अपनत्व स्थायी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंग्रेजी जानते नहीं थे लोग, ठीक है, हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं जानते थे, तो इसलिए हमारे यहाँ के लोगों से अपनत्व बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए और ताकि इनका जो शासन था वो ठीक से चलता रहे, वहां भी भाषाओं के विकास का प्रयत्न किया। तो इन्होंने इस ओर भी भाषाओं के विकास में ध्यान दिया। एक और जहां अंग्रेजी ने शासन की बागडोर मुसलमानों से ली, ठीक, एक तरफ तो क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों से शासन की बागडोर ले ली अथवा उर्दू के प्रति भी अपना एक विशेष उत्तरदायित्व अनुभव कर रहे थे। ठीक है, और उर्दू भाषा जो थी इसके प्रति वो अपना एक विशेष उत्तरदायित्व अनुभव कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हिंदी और उर्दू के विकासार्थ प्रयत्न करने के लिए उन्होंने कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, वहीं पर इन्होंने हिंदी और उर्दू के विकास के लिए भी एक फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम नाम का इन्होंने एक कॉलेज खोला। इस कॉलेज का इन्होंने स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इत्यादि ने भी खड़ी बोली के प्रचार के लिए बहुत कार्य किया। ठीक है, ये लोग जो थे इन्होंने भी खड़ी बोली के विकास के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अब जब 20वीं शताब्दी का स्टार्टिंग हुआ, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को समृद्ध बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया। ठीक है, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने खड़ी बोली को समृद्ध करने के लिए काफी परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। भारतेंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि इस काल के कुछ समर्थ साहित्यकार थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, ये साहित्यकार थे। इस टाइम के साहित्य की समस्त विधाओं का इस युग में पर्याप्त विकास हुआ। ठीक है, साहित्य की सभी विधाओं का इस युग में, इस टाइम में पर्याप्त विकास हुआ।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका खत्म होता है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये काफी बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी का हम ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, और आपसे इतना बड़ा इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या आप ऐसे भी आ सकता है, आपसे इंडिविजुअल पूछा जा सकता है आधुनिक काल के बारे में, मध्य काल के बारे में। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है उस तरह से आप लिखिएगा और वीडियो को आप 1-2 बार देख लोगे ना तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना कि आपको लिखने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन में इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आधुनिक काल क्या था, मध्यकाल क्या था। ठीक है, और परवर्ती अपभ्रंश क्या किस तरह से थी। ठीक है, और भी देसी भाषा क्या थी, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे। तो 1-2 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको उतनी चीजें याद रह जाएंगी वैसे भी। ठीक है, और ठीक है, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी और सब्जेक्ट का या आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आती है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मुझे आप अपनी मेल आईडी दे देना। ठीक है, मेल आईडी आप कमेंट कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।